सोचो तुम्हारी भी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ तुम अपनी पूरी लाइफ बिताने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन जब तुम उसके माता पिता से मिलने जाओ तो वहाँ कुछ भयानक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक आदमी को दिखाया जाता है जो एक स्ट्रीट पर रास्ता भटक गया था। वह कुछ सोचता इससे पहले ही कोई उस पर हमला कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ हमें एक आदमी क्रिस को दिखाया जाता है जो अपनी एक सुंदर गर्लफ्रेंड रोज़ के साथ रहा करता था। वो पहली बार रोज़ के घर जा रहा था, इसीलिए काफ़ी नर्वस था। लेकिन रोज़ उससे कहती है कि उसकी फैमिली को उसके कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि डैड ब्लैक्स लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए वो बिना सोचे उसके साथ निकल पड़ता है। क्रिस अपने डॉग को अपने एक दोस्त जिसका नाम रॉड्स था उसके पास छोड़ देता है। रॉड्स उसे वार्न भी करता है कि अरे यार, इतनी जल्दी उसके पेरेंट्स के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा उसके साथ थोड़ा टाइम तो वेस्ट कर। लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता और फ़ोन काट देता है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने एक डियर आ जाता है और वो लोग उस डियर को उड़ा देते हैं। जब क्रिस चेक करने जाता है तो वो देखता है कि डियर मर चुका है। रोज़ जब पुलिस को कांटेक्ट करती है तब पुलिस वाले भी क्रिस को ही दोषी समझ रहे थे, लेकिन वहाँ पर रोज़ उसे बचा लेती है और वो कहती है कि वो ड्राइव नहीं कर रहा था, पूरी की पूरी गलती मेरी है। आखिरकार वो लोग रोज़ के घर पहुंच जाते हैं और वो लोग क्रिस का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। रोज़ के डैड उससे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे और उसके सामने बराक ओबामा की भी बहुत अच्छी तारीफ कर रहे थे। जब उसके डैड क्रिस को पूरा घर दिखा रहे थे और फैमिली के बारे में बता रहे थे तब क्रिस नोटिस करता है कि एक तो घर के सभी नौकर ब्लैक हैं, ऊपर से सब बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। यहाँ रोज़ के डैड उसे बोलते हैं कि ये नौकर बहुत पुराने वक्त से उसके साथ हैं, इसीलिए वे इनके घर के फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। यहाँ पर रोज़ के मॉम डैड जब क्रिस से उसके मॉम डैड के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसके डैड शुरू से ही उसके साथ नहीं थे और मॉम हिट एंड रन केस में मारी गई थी। उन लोगों को ये भी पता चलता है कि क्रिस को स्मोकिंग की आदत है, तो क्रिस के डैड उससे कहते हैं कि मिशी इसको बहुत ही आराम से छुड़वा सकती है, वो भी हिप्नोसिस करके, क्योंकि उसके सिगरेट की आदत भी मिशी ने ही छुड़वाई थी। तभी वहाँ पर रोज़ का छोटा भाई जेरेमी आ जाता है क्योंकि अगले दिन उनके घर पर बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। रात को जब वो सब डिनर टेबल पर बैठे थे तो हंसी मजाक करते करते ही जेरेमी क्रिस से पूछ लेता है कि उसका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। इस पर क्रिस उसे बताता है कि उसका फेवरेट स्पोर्ट्स बास्केटबॉल है, लेकिन जेरेमी ऐसा कहता है कि तुम जैसे लोगों को तो केवल लड़ाई ही पसंद आती होगी। लेकिन वो इस पर मना करता है कि उसे लड़ाई झगड़ा का कोई भी शौक नहीं। इसकी वजह से वो उससे थोड़ी सी बदतमीजी भी कर रहा था और उससे कह रहा था कि चलो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। यहाँ तक कि वो उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन जेरेमी के डैड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी शाम को जब क्रिस बाहर स्मोक करने के लिए आता है तो उसका नौकर बहुत अजीब तरीके से क्रिस की ओर भागता है और उसे काटते हुए सामने से निकल जाता है। और वहाँ की नौकरानी भी इतने रात को अपने आप को वहाँ के शीशे में निहार रही थी। जब क्रिस अपने कमरे में वापस जा रहा था तो मिसी उसे रोक लेती है और उसे अपने सामने बैठने के लिए बोलती है। अब वो उससे कुछ सवाल करती है, जैसे कि जब उसकी मॉम की डेथ हुई तो उस वक्त वो कहाँ था। वो उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो कुछ ऐसा हिप्नोसिस कर रही थी जिससे वह अपने आप सारा जवाब दिए जा रहा था। वह उससे लगातार सवाल पूछे जा रही थी और क्रिस भी उसका जवाब दिए जा रहा था, लेकिन अचानक से उसे पैरालाइज कर देती है और उसे एक ऐसी अंधेरी दुनिया में भेज देती है जहां से वो सब कुछ होते हुए देख सकेगा, लेकिन उसकी बॉडी के साथ कुछ भी हो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगले दिन क्रिस एक चीख के साथ उठता है और उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। क्रिस रोज़ को रात के बारे में सब कुछ बताता है और वो ये भी बताता है कि उसने अब सिगरेट पीना छोड़ दिया है उसकी मॉम की वजह से। हम देख पाते हैं कि लोग उस पार्टी के लिए धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाते हैं और रोज़ क्रिस को सबसे मिलवाने के लिए ले जाती है और उसे स्माइल करने के लिए कहती है। जब क्रिस सबसे मिलता है तो उसे सच में बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि सब के सब उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे थे और उसके कलर पर जजमेंट पास कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो दिखने में बिल्कुल वही आदमी लग रहा है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो क्रिस से बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था, क्योंकि एक तो उसकी वाइफ उससे 30 साल बड़ी है और वो आंख तक नहीं झपका रहा। यहाँ क्रिस अपने फेवरेट फोटोग्राफर से भी मिलता है जो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वाइट ब्लैक्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं।
वो तंग आ चुका था, वो इन सब के बारे में रोज़ से बताना चाहता था और वो जैसे ही ऊपर जाता है, वहाँ खड़े हर एक इंसान का रवैया उसके लिए बदल जाता है। यहाँ तक कि रोज़ भी उससे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इसीलिए क्रिस थक हार कर अपने दोस्त लॉर्ड्स को फ़ोन कर देता है और उसे सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है कि कैसे मिसी ने उसे हिप्नोटाइज़ किया, उसकी सिगरेट की लत को छुड़वाया, लेकिन रॉड्स उसे कहता है कि भाई इसी वक़्त वहाँ से निकल, वो लोग तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे उनकी नौकरानी आ जाती है। वो दरअसल क्रिस से माफ़ी माँगने आई थी क्योंकि वो बार-बार क्रिस का फ़ोन चार्ज से निकाल दे रही थी और उसे लगाना भूल जा रही थी, लेकिन क्रिस उसे कुछ नहीं बोलता। जैसे ही क्रिस बाहर जाता है तो उसे और भी गोरे लोगों को देख करके अब उसे चिढ़ होने लगती है और वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि अमेरिकन अफ्रीकन होकर कैसा लगता है। इसीलिए वो ये सवाल वहाँ खड़े उस आदमी से पूछता है जिसे अभी हमने देखा था। तो वो सबसे कहने लगता है कि अफ्रीकन अमेरिकन होना उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबियों में से एक है। तभी क्रिस उसके आंखों में एक फ्लैशलाइट मारता है, तभी उसका पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो क्रिस पर टूट पड़ता है। उसके नाक में से अचानक खून निकलने लगता है और वो क्रिस को यहाँ से तुरंत भाग जाने के लिए कहता है। वो लोग किसी तरीके से उस पर काबू पाते हैं और क्रिस को डांटते हैं कि तुम्हें उसकी आंखों में फ्लैशलाइट नहीं मारना चाहिए था।